के 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी दरगाह अजमेर के हवाले से, और ये मामला आज फिर से सुर्खियों में रहा। गुज़श्ता कई बरसों से इसलिए सुर्खियों में रहा क्योंकि यहाँ एक हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया था, लेकिन आज दरगाह अजमेर शरीफ मामले पर मरकजी हुकूमत के मुकदमे को खारिज करने की सिफारिश मरकजी हुकूमत की जानिब से की गई है। हिंदू सेना की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर मुसलसल वो कह रहे थे कि यहाँ शिव मंदिर होने के सबूत या शवाहिद उनके पास मौजूद है, और अब जाकर अगली समाअत जो होगी, आइंदा सुनवाई जो होगी, वो जाकर 31 मई को होगी, यानी अगले महीने जाकर सुनवाई होनी है। अजमेर दरगाह के मामले पर काफ़ी ज़्यादा सियासत भी माजी करीब में होती रही है और मुतअद्दिद बार इस पर हिंदू फरीक की जानिब से अपनी बात रखी गई है। ताज़ा मामला फिर से उस वक्त सुर्खियों में आया जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और एक बड़ी पेशरफ्त आज इस मामले में हुई। हिंदू सेना की तरफ से दाखिल इस मुकदमे में, जिसमें दरगाह के कदीम शिव मंदिर करार देने की बात कही जा रही थी, सरकार ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए मुकदमा खारिज करने की सिफारिश की है। और ये सिफारिश जुमे के रोज़ 19 अप्रैल को अजमेर की ज़िला अदालत में होने वाली समाअत के दौरान या 18 तारीख को जुमे के रोज़ मरकज़ी हुकूमत की अक़लियती अमूर की वजारत की तरफ से दी गई। वजारत ने अपने हलफनामे में कहा कि हिंदू सेना की तरफ से दायर किया गया मुकदमा कानूनी तौर पर नाकाबिले समाअत है और इसमें कोई माकूल बुनियाद मौजूद नहीं है जिस पर अदालत गौर करे। वजारत ने मजीद ये कहा कि मुकदमा सिर्फ अवामी तवज्जो हासिल करने के लिए दाखिल किया गया है, इसका कोई आईनी या कानूनी जवाज़ नहीं है। और इसके साथ वजारत ने इस बात पर भी एतराज़ किया है कि मुकदमे में भारत सरकार को फरीक नहीं बनाया गया है, और ये भी कहा गया है कि अंग्रेजी में जो दायर मुकदमा है उसकी दुरुस्त तर्जुमे या हिंदी तर्जुमे की बात नहीं कही गई है, अदालत में पेश नहीं किया गया। वजारत के मुताबिक मुकदमे के असल मतन और इसके तर्जुमे में फ़र्क पाया गया है, जबकि गुज़श्ता बरस 27 नवंबर को अदालत में हुई समाअत के दौरान मुखालिफ जो फरीकैन थे उनको अपना मौक़िफ़ रखने का मौका नहीं दिया गया। इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर सरकार ने अदालत से मुकदमा खारिज करने की सिफारिश की है। मरकज़ी हुकूमत के इस मौक़िफ़ को देखते हुए अदालत ने आज समाअत मुलतवी करते हुए इस मामले की अगली समाअत 31 मई की तारीख मुकर्रर की, और अब अदालत में आइंदा समाअत के दौरान हिंदू सेना को मरकज़ी सिफारिश पर अपना जवाब दाखिल करना होगा, जिसके बाद कोई वाज़ेह दलाइल भी पेश किए जा सकते हैं। रद्द-ए-अमल में आज हिंदू सेना के सदर विशु गुप्ता ने कहा कि मुकदमे में या इस केस में अगर कोई तकनीकी खामी पाई गई तो इसे दूर किया जाएगा और कानूनी मशवरे के बाद मुनासिब जवाब अदालत में दाखिल किया जाएगा। दूसरी तरफ मुस्लिम फरीक ने मरकज़ी हुकूमत के मौक़िफ़ का खैर मकदम किया है। दरगाह के खुदामीन की तरफ से माफ़ कीजिएगा, खादिमों के नुमाइंदा तंजीमों के वकील आशीष कुमार सिंह ने कहा कि हम शुरू से ही मुकदमे की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाते हैं और खुदामान ज़ियारत भी इस फैसले के ख़िलाफ़ रहे हैं। उनके मुताबिक इस मुकदमे का मकसद सिर्फ अवामी मकबूलियत हासिल करना था, इसके ज़रिए फ़िरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश थी, ताहम ये कोशिश नाकाम साबित हुई है और इस पर मरकज़ का शुक्रिया भी सख्त मौक़िफ़ के लिए अदा किया गया। इत्मीनान का इजहार किया गया। मरकज़ ने सच्चाई पर मबनी और कानून के मुताबिक मौक़िफ़ अख्तियार किया और अदालत से एक बार फिर इस मुकदमे को खारिज करने की अपील की गई है, जिस पर मुस्लिम फरीक ने भी अपनी बात या पहला रद्द-ए-अमल जो है वो दिया है। करेगा न भी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्फ तरमीमी कानून जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मुल्क के अंदर इस वक्त बहस चल रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में एहतजाज भी जारी हैं और एक बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा इस वक्त दारुस्सलाम हैदराबाद में हो रहा है। बराह रास्त मनाजिर आपको हैदराबाद से दिखाते हैं, जहाँ पर जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, मुस्लिम तंजीमों के कायदीन इस वक्त इस एहतजाजी मुजाहिरे में शामिल हो रहे हैं। दारुस्सलाम हैदराबाद से बराह रास्त मनाजिर। अब तुम अल्लाह के कानून से खिलवाड़ कर रहे हो। जो अल्लाह के कानून से खिलवाड़ करेगा न बी रहेगा, न जे रहेगा, न पी रहने वाला है। जो अल्लाह के कानून के सामने आएगा वो याद रख ले, वो कभी टिकने वाला नहीं है। हमको डराया जाता है, हमको धमकाया जाता है,
ये 12 साल से देखे आप, कभी आकर टोपी के नाम पर, दाढ़ी के नाम पर, कभी मॉब लिंचिंग की जाती है नाम को पूछकर, कभी 370, कभी लाकर हमारी मस्जिद को ले लिया, कभी लाकर हमारे जो आशूखाने हैं, खानकाएं हैं, जो कब्रिस्तान है, उनको लिया जा रहा है। कहा जा रहा है ये इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। 7 हिजरी में रसूल आजम ने वक्फ करवाया, मौलाए कायनात ने 100 कुओं को हाजियों के लिए वक्फ करवाया, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में वक्फ करवाया है करबला की जमीन को, और कहा कि आने वाले लोगों के लिए ये बताए कि देखो हुसैन को किस तरह से शहीद कर दिया गया, उनको खाना खिलाए, इनको पानी पिलाए। तो ये हमको हौसला लेना है, हमको करबला वालों से हौसला लेना है, हमको हुसैन इब्न अली से हौसला लेना है, जो इस्तिकामत का है, जो एक उम्मीद है, जो एक बहादुरी है कि सामने कितना ही बड़ा लश्कर क्यों ना हो, 72 ने बता दिया कि हम हक के साथ है। जो हक के साथ होता है अल्लाह उनके साथ होता है, और ये हक के साथ होना आपके लिए दलील है कि आप मुसलमान है। ये काला कानून है, ये गैर शरई है, ये कोई इसे मानता नहीं, न ही कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, न ही इंसानियत के खिलाफ है। ये हर कानून के खिलाफ ये काला कानून लाया गया है, और हम खामोश बैठने वाले नहीं है। एहतजाज पीसफुल होगा, एहतजाज पीसफुल होगा। हम बताएंगे कि हमने इस कानून को रिजेक्ट कर दिया, इस कानून को हमने नहीं माना। आज भी आने वाले आगे की नस्लें हमको पुकार पुकार कर कहेगी, हम आवाज देंगे कि हमने आवाज को बुलंद किया था और इस कानून को रोका था। एहतमाम पजीर हो रहा हो, याद रखे इतना हजारों का मजमा एक जगह जब मिल जाता है, इत्तेहाद इत्तेफाक को देखकर ऐवानें हिल जाएगी, सरकारें हिल जाएंगे। मुझे याद आ रहा है कि याद रखे हम तन्हा नहीं है, यहाँ पर इस जमीन पर सबने आकर अपना अपना खून बहाया है, और ये दुनिया याद रखे सभी का खून है शामिल। यहाँ से मनाजिर एक बार फिर से आपको दारुस्सलाम लिए चलते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान और दीगर कई शख्सियात, उलमा, मशाइख इस तकरीब का हिस्सा बने हैं। साबिक रियासती नायब वज़ीर आला व दीगर सियासी कायदीन भी आज के इस एहतजाजी प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जहाँ वक्फ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज कर लाखों लोग इस वक्त मरकज़ तक अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। नारे तकबीर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, अब इसके बाद अंजुमन कादरिया के सदर बावकार जनाब हजरत मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली कादरी साहब से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि वो शहनशी पर तशरीफ लाएं और वक्त की रियायत के साथ अपना खिताब पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। निगरान इजलास आली जनाब मौलाना सैफुल्लाह रहमानी साहब, इस एहतजाज के रूए रवा सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट, मशाइख़ निज़ाम, उलमा इकराम, नौजवान दोस्तों, हजरात इकराम, आज जिस उन्वान से यह इजलास तलब किया है और ये सरों का समंदर इस बात की दलील है कि मुसलमान अभी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है और होश में है। हमारे ऊपर 2014 से मुसलसिल रकीक हमले किए जा रहे हैं और यह सोच, यह फिक्र है कि हम पर बारहा हमले किए जाएंगे तो हमारी हिम्मतें पस्त हो जाएगी। लेकिन
उनको ये नहीं मालूम है कि हम पर जितने हमले किए जाएंगे हम उतने मजबूत होते जाएंगे। ये वक्फ तरमीमी बिल, इसमें बहुत सारी बातें हो रही है कि वक्फ के इतने नुकसानात और ये बिल से इतने फवायद। मैं ये वाज़ेह तौर पर इस जिम्मेदार दायित्व से ये कहना चाहता हूं कि वक्फ अल्लाह की अमानत है और हम अल्लाह की अमानत के लिए, अल्लाह की अमानत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक हम जिद्दोजहद करते रहेंगे। हम कभी कदम पीछे खींचने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारी अपनी सफों में कुछ ऐसे भी मीर सादिक, मीर जाफर है जो हमारी अपनी तहरीक को कमजोर करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। आप तमाम हजरात इस तहरीक के साथ जुड़े और जब तक कि यह बिल में वापस नहीं लिया जाता हमारा एहतजाज जारी रहेगा। इंशाअल्लाह अल-बुस्तान हम अपने कदम को पीछे नहीं खींचेंगे, क्योंकि जब कोई तहरीक हैदराबाद से उठती है तो यह शहर हैदर कर्रार के नाम से मंसूब है और हमारे कायद का नाम भी असद है। यह मौला अली का शेर है। और जब मुश्किल कुशा के शहर से कोई तहरीक उठती है तो तहरीक नाकाम होने का सवाल ही नहीं है। और सोने पे सुहागा यह है कि इस तहरीक का सिपह सालार का नाम भी असद है। तो याद रखें कि जो कोई हमारी सफों में दरार डालने की कोशिश कर रहा है उनके ऊपर आप अपने कान ना धरे, बल्कि इस तहरीक के साथ जुड़े रहे और उस वक्त तक जुड़े रहे जब तक के इस बिल को वापस नहीं लिया जाता। और हम अपने खून के आखिरी खतरे तक इंशाअल्लाह दीन इस्लाम के लिए, शरीयत मोहम्मदी के लिए जिद्दोजहद करते थे और अपने आखिरी दम तक ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वक्फ तरमीमी कानून के बाद जरा मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की, क्योंकि वजारत दाखिला की पार्लिमानी कमेटी का जम्मू कश्मीर का 6 रोज़ा दौरा 26 अप्रैल से 1 मई 2025 के दरमियान होगा। और इस दौरे के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने 25 अफसरान को राब्ता अफसरान के तौर पर तैनात करके जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी हैं ताकि दौरे के दौरान कमेटी की मुआवनत की जा सके। तफसीलात के मुताबिक वजारत दाखिला की टीम जो कि जम्मू कश्मीर आएगी 26 अप्रैल से दौरा शुरू होगा, जिस दौरान कमेटी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेगी, मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेगी। सरकार की जानिब से जारी एक सर्कुलर के या सरकारी हुक्मनामे में कहा गया है कि पार्लिमानी कायमा कमेटी बराए अमूर दाखिला की जम्मू कश्मीर के मुजव्वज़ा दौरे के पेश नज़र सरकार ने जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों में 25 अफसरान को राब्ता अफसरान या लाइसन ऑफिसर के तौर पर मुकर्रर किया है। हुक्मनामे के मुताबिक इन अफसरान का ताल्लुक मुख्तलिफ महकमों और ओहदों से है जिन्हें कमेटी के साथ ताउन और कोऑर्डिनेशन या हम आहंगी को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर यह भी बताया गया है जम्मू सूबे के लिए तैनात किए गए नुमाया अफसरान में अभिषेक अब्रोल एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, इसके अलावा हरपाल सिंह, रचना शर्मा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, शीतल पंडिता देही तरक्की और मनीषा स्कूल एजुकेशन डायरेक्टरेट शामिल हैं। कश्मीर सूबे के लिए मुकर्रर किए गए अफसरान में ओवैस मुश्ताक सेहत व तिब्बी तालीम, इसके अलावा निखत खुर्शीद सयाहत, इसके अलावा अताल मिनम टाक, शबनम रशीद स्टेट टैक्स, रईस अहमद भट्ट, शुजैल अली नाइकू, मीर जाहिदा इम्पार्ट से ये हैं। इसके अलावा निजवान नाजकी FC एंड CA यानी फूड डिपार्टमेंट से, सुहेलुल इस्लाम सेक्रेटरी SMC, सरताज हुसैन स्टेट से, इसके अलावा मुंतशा बिनते रशीद, एजाज अहमद शाह, बशीर अहमद लोन, नासिर मोहम्मद महमूद खान, सैयद नदीम इकबाल अंद्राबी, ये तमाम वो लोग हैं जो जिम्मेदारियां लाइजन ऑफिसर की हैसियत से निभाएंगे। इन तमाम अफसरान को हिदायत दी गई है कि 23 अप्रैल 2025 को मुतलका डिवीजनल कमिश्नर जम्मू कश्मीर के दफ्तरों में वो हाजिर होकर अपनी जिम्मेदारियों के बारे में ब्रीफिंग हासिल करेंगे।
मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख के बाद जहां फौज ने एक बड़ा कदम उठाते हुए लद्दाख के दूर दराज और बालाई इलाकों में बशमूल मशरकी और मगरबी लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर के आगे वाले इलाकों में बेमिसाल मोबाइल कनेक्टिविटी फराहम की है और मुवासलाती निज़ाम को इस दूर अफ्तादा इलाके में यकीनी बनाया है। फौज ने आज कहा कि पहली बार दुनिया के कुछ इंतहाई नाकाबिल रसाई इलाकों जैसे दौलत बेग ओल्डी, जहां भारत चीन तातुल के बीच ये इलाका सुर्खियों में रहा, गलवान वादी, डेमचोक, चोमार, बतालिक, द्रास और सियाचिन ग्लेशियर में तैनात फौजियों को अब काबिल एतमाद 4G और 5G मोबाइल कनेक्टिविटी तक रसाई हासिल होगी। ये इकदाम सरमा में 18,000 फीट से ज्यादा की बुलंदी पर अलग थलग पोस्टों पर तैनात फौजियों के लिए एक बहुत बड़ा मोराल बूस्टर साबित होगा, जिसमें उन्हें अपने खानदानों, अजीजों या घर वालों से जुड़े रहने में मदद मिलेगी, बात कर सकेंगे। अहम कोशिश पूरे हुकूमती फ्रेमवर्क के तहत एक बाहमी ताउन के जरिए मुमकिन हुई है। फौज ने टेलीकम्युनिकेशन या सर्विसेज प्रोवाइडर्स, इसके अलावा TSP और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी इंतजामिया के साथ साझेदारी या मुश्तरका कोशिशों को मजबूत करते हुए मजबूत ऑप्टिकल फाइबर केबल इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाया। फायर एंड फ्यूरी कोर ने इस हम आहंगी को फाल बनाने में कलीदी किरदार अदा किया है, जिसके नतीजे में फौज के बुनियादी ढांचे पर कई मोबाइल टावर्स की तनसीब हुई, जिनमें सिर्फ लद्दाख और करगिल अजला में 4 बड़े मोबाइल टावर्स शामिल हैं। इस इकदाम का असर फौजी फलाह बहबूद से कहीं ज्यादा है। ये कौम की तामीर की एक अहम कोशिश के तौर पर फौज के मुताबिक उभर रहा है, जो दूर दराज सरहदी देहातों या इलाकों में समाजी व इक्तसादी ताने बाने को तब्दील कर रहा है। साथ में ये भी कहा गया कि पहले गांवों को कौमी डिजिटल नेटवर्क से जोड़कर ये डिजिटल तकसीम को ख़त्म करने, मकामी मईशतों को फ़रोग देने, सरहदी सयाहत या बॉर्डर टूरिज़म को फ़रोग देने, तिब्बी इमदाद और हंगामी खिदमात को बढ़ाने, तालीमी रसाई को फ़ाल करने और मकामी तिजारत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है और इससे सकाफती विरासत महफूज होगी और सरहदी देहातों से नकल मकानी रुकेगी। इस तनाजुर में सियाचिन ग्लेशियर पर 5G मोबाइल टावर तनसीब है। दुनिया के सबसे ऊंचे मैदान जंग में एक अहम संग मील है, जो भारत की तकनीकी ताकत और अज़्म की अक्कासी भी करता है। मकामी लोगों ने भी इस इकदाम का खैर मकदम किया है। न सिर्फ स्ट्रेटेजिक एतबार से इकदाम इंतहाई अहमियत का हामिल है, बल्कि दूसरी जानिब अच्छी बात यह है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख में आम लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयां जारी हैं और पुलिस ने आज जम्मू सूबे के जिला सांबा के अंदर 7 मुबैना खतरनाक मुजरिमों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से तेज धार हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने सांबा से तस्दीक की कि मुजरिम एक SUV या स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में घूम रहे थे, जब उन्हें पुलिस के मुताबिक AIIMS विजयपुर के करीब पुलिस ने रोका। यही इनकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस बयान के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले मुलजमान की शनाख्त याकूब अली उर्फ यूका, इस्माइल उर्फ बाचू, मोहम्मद इकबाल साकनाने सांबा, मोहम्मद सैन, मुराद अली और मोहम्मद इरफान साकनाने जम्मू और गजनफन साकिन डोडा के तौर पर हुई है। ये भी पुलिस ने सांबा की तस्दीक की है कि तमाम अफराद एक मुनज़्ज़म गिरोह के रुकन हैं, किसी संगीन जुर्म की मनसूबाबंदी कर रहे थे जब इनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजमान के खिलाफ सांबा और दीगर अजला में मुख्तलिफ पुलिस थानों में मुतअद्दिद मुजरिमाना मुकदमात या क्रिमिनल केसेस पहले से दर्ज हैं और पुलिस ने इनके कब्जे से 4 तेजधार हथियार और SUV स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल या जो एक लग्जरी कार है, गाड़ी है, वो भी साथ साथ जब्त कर दी है। पुलिस ने इसे एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है, जहां उनके मुताबिक इन मुजरिमों के नापाक क़ज़ाइम को नाकाम किया गया। सांबा के अंदर कार्रवाई पुलिस अथॉरिटीज़ की जानिब से आज दिन में ये की गई। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज इस बात का यादा किया कि जम्मू कश्मीर की तरक्की और जम्मू कश्मीर हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत के दरमियान ताउन बेहतर होगा। इस बात को यकीनी बनाने की वो और उनकी हुकूमत कोशिश करेगी। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मकामी नुमाइंदों के साथ मुश्तरका तौर पर उमर अब्दुल्ला कठुआ में एक नए कसीर मंजिला म्यूनसिपल पार्किंग कॉम्प्लेक्स का इफ्ताह करते हुए अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, जहां एक तकरीब भी हुई। इस तकरीब में ज़िला तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन कठुआ, जसरोटा, हीरानगर और बनी हलकों के MLAs, हाउसिंग व शहरी तरक्की के कमिश्नर सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर कठुआ और दीगर सीनियर अफसरान भी शरीक हुए। इफ्ताह के बाद एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वो यकीन दिलाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की तरक्की इस हकीकत में मुज़बिन है कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत मिलकर
खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पीने का साफ पानी, बिजली, बेहतर सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत की देखभाल, तिब्बी निज़ाम, तालीम जैसी ज़रूरी खदमात फराहम करना उनकी हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारियों या तरजीहात में शामिल है जिस पर वो काम कर रहे हैं। उनके मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो काम हुकूमती सतह पर शुरू हुए हैं उन्हें अपने आखिरी मराहिल तक पहुँचाया जाएगा। इस खास मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। संदेश देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की तरक्की इसी चीज में है कि जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल, जम्मू कश्मीर के भविष्य, जम्मू कश्मीर के आने वाले कल को तय करें। विद्यार्थी के पहली बार एक उद्घाटन कार्यक्रम हो रहा है और आप अगर जाना नहीं हुआ तो आपको हमारे समाज के तो अच्छा लगेगा सबको। और इन्होंने उस मजबूरी के बावजूद मुझे एक लंबी बात बीच में निकाले हैं। आपका एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इनका यहाँ उपस्थित रहना, इनकी मौजूदगी इस बात का भी संकेत है कि मोदी जी के आशीर्वाद से जो एक के बाद एक इस क्षेत्र की काया पलट इसकी तस्वीर पलटने की योजना बनाई जा रही है, उसमें हमें प्रदेश सरकार का भरपूर सहयोग रहने वाला है। जैसा भी आपने किया, आने वाले समय में भी हम ये अपेक्षा करेंगे कि जितनी भी केंद्र से योजनाएं आती हैं उसमें हमें प्रदेश सरकार का। चलिए, प्रोग्राम अब तक जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में गैर सरकारी तंजीम की जानिब से सूफीज़म पर एक अहम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, जम्मू कश्मीर व लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अरुण पाली, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मुख्तलिफ सूफी स्कॉलर्स या अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सूफीज़म प्यार, मोहब्बत और इंसानियत का दर्स देता है जिसको बरकरार रखना हर शहरी की जिम्मेदारी है। श्रीनगर में जहां जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आज तकरीब या सूफ़ी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि सूफ़ी तालीमात से इंतहा पसंदाना नज़रियात का मुकाबला किया जा सकता है। उनके मुताबिक सूफीज़म समाज में क़याम अमन और हम आहंगी का ताकतवर तरीन वसीला है। सूफीज़म का मानी ज़िंदगी बसर करने का तरीका LG के मुताबिक है और यह तमाम तर के साथ मोहब्बत का बंधन है और खुदा के साथ मोहब्बत पर मबनी रिश्ता इस्तवार करने का अमल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सूफीज़म तफरीक को ख़त्म करके दिलों को जोड़ने का काम करती है और यही इसका असल नाम है। सूफीज़म अंदरूनी पाकिज़गी, मोहब्बत और खुदा के साथ उम्मीद वाबस्तगी की ताकीद करता है। और मैं उद्धृत करना चाहूँगा, जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब अपने साथियों के साथ
मदीना से मक्का की यात्रा पर जा रहे थे, तब उनके एक साथी ने जोश में आकर कहा कि आज युद्ध का दिन है। तब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने कहा, नहीं, आज रहमत और करुणा का दिन है। जब अहंकार मिट जाता और सभी तरह के भेद भाव समाप्त हो जाते हैं, तब शुद्ध रूप से जो इंसान बच जाता है, वही सूफी संतों का असली अनुयायी है। सूफी फकीर जलालुद्दीन रूमी ने अपने एक गीत में लिखा है, एक स्त्री के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और उसने भीतर से पूछा, कौन है? दरवाजे के बाहर खड़े आदमी ने हैरान होकर कहा कि मैं हूँ, तुम मेरी आवाज़ पहचान नहीं रही हो? इस बात के जवाब में उस स्त्री ने उत्तर दिया, ये छोटा सा घर है, मैं और तू दो को नहीं संभाल सकता, और दरवाजा बंद ही रहा, खुला नहीं। वो आदमी बड़ा निराश हुआ। उस स्त्री का प्रेमी था और उसे जीवन में पहली बार बड़ा धक्का लगा। परेशान होकर घर से जंगल की ओर चला गया। बरसों तक तपस्या की, साधना की, फिर वापस घर लौटा। उसने फिर देखा कि दरवाजा बंद है। उसने फिर दस्तक दी। अंदर से फिर उसी स्त्री की आवाज़ आई, कौन है? उस आदमी ने कहा, अब तो तू ही है, और दरवाजा खुल गया। मित्रों, जब भी मैं इस गीत के बारे में सोचता हूँ, मुझे लगता है कि ऐसी बात कहने की हिम्मत कोई सूफी फकीर ही कर सकता है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, रूमी कह रहा है। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज दिन भर बारिशें, कहरंगेज सालाबारी या तेज़ हवाओं का सिलसिला वक्फे से जारी रहा और मुख्तलिफ इलाकों से नुकसान की भी इतलात हैं। आइंदा 24 घंटों में मजीद सूरत हाल ख़राब होगी, इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इधर श्रीनगर में अमर सिंह क्लब के करीब एक बंकर और गेट पर दरख्त गिरने से सीआरपीएफ का एक एहलकार शदीद जख्मी हुआ है। सरकारी अहदेदारान के मुताबिक तेज़ हवाओं के बायस एक दरख्त जड़ से उखड़ गया और सीआरपीएफ ने बंकर पर आग गिरा, जिसके नतीजे में एक जवान जख्मी हुआ। तफसीलात के मुताबिक जवान को फौरी तौर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इधर वाक़े का नोटिस लेते हुए इलाके में सफाई कार्रवाइयाँ आखिरी इतलात मिलने तक जारी थी। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। इधर महकमा मौसमियात ने एक ताज़ा एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें जम्मू कश्मीर में कल यानी 20 और उसके बाद 21 अप्रैल तक गैर मुस्तहकम और मुमकिन तौर पर ख़तरनाक मौसमी सूरत हाल की पेशनगोई की गई है। हुकाम के मुताबिक पूरे खिते में एहतियात बरतने की सख्त ज़रूरत है। एक तफसीली अपडेट के मुताबिक श्रीनगर में मौसमियाती मरकज़ ने ख़ास तौर पर आज पूरे दिन जो सूरत हाल रही, इसके बाद कल और परसों 20 अप्रैल के दरमियान मूसलाधार बारिश, बर्फबारी, गरज चमक के साथ तेज़ हवाओं के एक सिलसिले के बारे में खबरदार किया है। 22 अप्रैल से मजीद मुस्तहकम मौसम या खुश्क मौसम की पेशनगोई की गई है। 21 अप्रैल तक मौसमी सूरत हाल में नरमी की तवक्को कम की जानी चाहिए। इस बात की तस्दीक इस एडवाइजरी में हुई है, ख़ास तौर से उन इलाकों में जहाँ पर लोगों की जानिब से हाल ही के दिनों में ज़रूरी सरगर्मियाँ शुरू की गई हैं। सख्त एहतियात बरतने पर जोर दिया गया है। बलाई इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में अलग थलग या बिखरे हुए मकामात पर बारिशों की तरफ भी इशारा किया गया है, जिसकी पेशनगोई इस एडवाइजरी में हुई। तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ तूफान एतवार की शाम तक जारी रहने की पेशनगोई की गई है, जिससे मकामी सतह पर सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और ट्रांसपोर्ट के रास्तों पर या शाहराहों के बंद होने या खलल पड़ने के खदशात बढ़ गए हैं। बारामूला और पुंछ में बादल फटने से भी नुकसान हो सकता है, इसका खदशा जाहिर किया गया है। वस्ती और जनूबी कश्मीर की तरफ भी सूरत हाल ख़राब होने का इशारा हुआ है। तवक्को की जा रही कि जनूबी और मगरबी हिस्सों के अंदर ताकतवर या तेज़ हवाओं का एक सिलसिला और गरज चमक के साथ देर शाम तक सूरत हाल ख़राब हो सकती है। ऐसे में बारिश या बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में सालाबारी या ओले पड़ने से नुकसान ना हो, इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए शहरी ज़रूरी सरगर्मियाँ अंजाम ना दें और घरों से बाहर निकलते वक्त सख्त एहतियात बरतें।
शुमाली कश्मीर में सब डिवीज़न टंगमर्ग में गुलमर्ग के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रोज़ तेज़ बारिशों और सालाबारी के नतीजे में मेवा बागात को खासा नुकसान पहुंचा है, जिससे बाग मालिकान परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। मकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से आज मुतालबा किया कि फौरी तौर पर टीमें मुतासरा इलाकों में रवाना की जाए ताकि नुकसानात का तखमीना लगाया जा सके और मुतासरा काश्तकारों को फौरी तौर मुआवजा फराहम करने के सिलसिले में पेशरफ्त हो। इधर शाम देर गए टंगमर्ग के वानीगाम छन चेक इलाके में आसमानी बिजली गिरने का भी वाक़या पेश आया। ताहम इस अफसोसनाक वाक़े में किसी तरह के जानी या माली नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई। जहां महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी कि वादी में 18, 19 और 20 तारीख को यहां पर बारिशों और बर्फबारी की पेशन गोई की थी, वही मैदानी इलाकों में कल शाम से ही बारिशें, जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। वही अगर हम बात करेंगे मैदानी इलाकों में सालाबारी भी हुई है और इस वक्त भी सबजन गुलमर्ग में सालाबारी हो रही है और सालाबारी ने दोबारा से कहीं ना कहीं मेवा सनत को नुकसान पहुंचाया है। वही अगर जब मालिकानी बाग की बात करेंगे तो मालिकानी बाग जो है सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि इन्हें भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए ताकि इस मेवा सनत को दोबारा से जवाल पजीर होने से बचाया जा सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। शुमाली, जनूबी और वस्ती कश्मीर के कई इलाकों में भी नुकसान की इतलात हैं। ज़िला कुपवाड़ा के हंदवारा सब डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज मौसमियाती तब्दीली के बीच मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नुकसान की खबरें हैं, जहां तस्दीक हुई कि सालाबारी के 22 सेब के बागात, अखरोट के दरख्तों और दीगर फसलों को नुकसान पहुंचा है। मकामी शहरियों ने हुकूमत से मुआवजे या इमदाद की अपील की है। आज के दिन की बात करेंगे तो बहुत ही शिद्दत से यहाँ पे सालाबारी हुई, जिसका डायरेक्ट जो है इफेक्ट है बाग मालिकान पे, जो हमारा एप्पल की ऑर्चर्ड्स है उन पे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो हम अभी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करेंगे, जो भी बाग मालिकान हैं जिनके लोन्स वगैरह हैं, जिन्होंने अभी सीड्स खरीदे थे, जिन्होंने दवाइयाँ अद्वियात खरीदी थे, अपने बागों में स्प्रेस करे थे, तो उनका कहीं ना कहीं नुकसान हो गया। तो हम अभी सभी डिपार्टमेंट से या एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे कि इन बाग मालिकान की थोड़ी सी मदद करें ताकि ये रिवाइव कर सकें अपने इस बिजनेस को, जो इनको ये नुकसान हो गए हैं इसकी भरपाई करें, ताकि बाग मालिकान जो है इस सफरिंग से कहीं ना कहीं बाहर निकल सके। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर ही बैकबोन है हमारे कश्मीर की जो इकोनॉमी है, इसका सबसे ज्यादा मतलब अगर योगदान है तो एग्रीकल्चर ही करता है। जो हमारे ये बाग हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, तो इन्हीं से हमारी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होती है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे, जो लोन्स हैं वगैरह हैं, जहां जहां पे भी सालाबारी हुई है, इसका वो तखमीना करें और फिर इनकी रिवाइव के लिए इनकी मदद करें, ताकि जो बाग मालिकान हैं या एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने हफ्ते के रोज श्रीनगर में 2 अलग अलग केस दर्ज करने की तस्दीक की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया कि फील्ड स्पेल चैनल डिवीज़न नारबल के 2 साबिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और एक बरसा मुलाजमत असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसीबी जावेद हसन भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक की कि पुलिस स्टेशन श्रीनगर में एफआईआर दर्ज की गई है और तहकीकात आगे बढ़ रही हैं। नारबल में होकरसर वेटलैंड की ड्रेजिंग के दौरान बेज़ाब्तगियों और पेशावराना बदनवानियों की तहकीकात करने के लिए ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। साथ में ये भी बताया गया कि तहकीकात में अवामी ओहदेदारान और एक निजी ठेकेदार कंपनी MS रीच ड्रेजिंग लिमिटेड की जानिब से संगीन गफलत और बदनवानी सामने आई है। इधर तस्दीक ये भी हुई है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलाम अहमद बेग, जो कि आलूची बाग श्रीनगर के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी भी बदनवानी के मुबैना केस में एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से की गई है। FIR नंबर 7/2025 ये हमारी होकरसर वेटलैंड के बारे में है। आपको पता है होकरसर वेटलैंड जो है ये इको फ्रेजाइल जोन है, रामसर कन्वेंशन के तहत नोटिफाई हुआ है और उसके तहत इसकी देखरेख चलती है। इसकी कैरिंग कैपेसिटी 2014 के फ्लड्स के बाद कम हो गई थी, जिसको बढ़ाने के लिए इसके बीच से जो कैनाल गुजरती है, फ्लड स्पिल चैनल जो है इसके बीचों बीच गुजरती है, उस कैनल को रीसेक्शनिंग करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया
इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से। उस प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ साथ एक एस्टिमेट बनाया गया और एस्टिमेट में बाकायदा दिखाया गया कि जो प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स क्या होंगे, कंटोर्स क्या होंगे। प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ कंटोर्स थे, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स थे और उसके बाद सीनियर ऑफिसर्स को कंसर्न अफसर ने भेज दिया अप्रूवल के लिए, तो अप्रूवल आ गया। उसके बाद जब NIT फ्लोट की गई इसके बारे में, NIT में वो सब नहीं दिखाया गया जो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट और एस्टिमेट में पहले दिखाया गया था, जिसका सीधा मतलब ये निकलता था कि जिस कंपनी को ये बाद में ये काम सौंपा गया उस कंपनी की तरफ डॉक्यूमेंट्री तौर फेवर किया जाए ताकि वो आइंदा तरीके से बदउनवानियाँ अंजाम दे। दूसरा एक FIR जो हमने आज रजिस्टर किया हुआ है 2025, ये लावडा के बारे में है। अर्सवाइल लावडा जो LCA में आज है, इसका हालांकि ये उतनी ज़्यादा बड़ी अहमियत का हामिल नहीं है, चूँकि ये FIR दर्ज हो गया आज, तो इसलिए इसकी भी जिक्र करना चाहेंगे हम आपके सामने। ये इलीगल एक बिल्डिंग परमिशंस का मामला है। 5 हॉस्टल बिल्डिंग्स बनानी थी गगरीबल एरिया में, उनके परमिशन को पहले ही अंडर सेवरल वायलेशन, जिनको यानी जिन चीज़ों का ख्याल परमिशन देने के दौरान रखा जाना चाहिए था, उनका ख्याल नहीं रखा गया। जैसे एक इसमें ये कंडीशन थी कि हर एक हॉस्टल के लिए आपको 3 कनाल के लिए 50 यानी लड़कियों का जो हॉस्टल बनना था उनके लिए 3 कनाल की ज़रूरत आपको होनी चाहिए थी। लेकिन किया क्या गया, इसको डाइल्यूट करके 2 कनाल बना दिया गया। तो टोटल में आपको 5 हॉस्टल्स के लिए 15 कनाल दरकार थे, लेकिन आपको परमिशन मिल गया 12 कनाल पर ही। लेकिन और परमिशन भी मिली भगत की वजह से 2 फेजेस में दिया गया। पहले शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामुल्ला में इकबाल कॉलोनी पटन से ताल्लुक़ रखने वाले समीर अहमद भट्ट के अहले खाना ने उसके चीन में महफूज वापसी की हुकूमती इदारों से अपील की है। इतलात के मुताबिक या ख़ानदानी ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि समीर को मकामी एजेंसी के ज़रिए बैंकॉक मुलाजमत के लिए भेजा गया था, लेकिन बाद में उन्हें बताया गया कि समीर को काम के लिए चीन रवाना किया गया है। 6 माह तक चीन में काम करने के बाद समीर को ना तो तनख्वाह मिली और ना ही बेहतर सलूक। ख़ानदान बताता है कि कंपनी की जानिब से मुबैना तौर पर समीर पर तशद्दुद भी किया गया और उनकी जान के ख़तरे के पेश नज़र समीर ने अपना काम छोड़कर चीनी पुलिस से मदद मांगी। ताहम पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है, वो ताहाल चीन में कैद है। अहले खाना ने मकामी हुकाम से अपील की कि वो इस संगीन मामले में फौरी मुदाखलत करे। खुसूसन मकामी MLA जावेद रियाज बेदार से मुतालबा किया गया है कि समीर की जल्द वापसी के लिए इक़दाम करें और उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला के ज़रिए मामला वज़ारत ख़ारजा के नोटिस में लाए। ख़ानदान को समीर की बखैरियत वापसी हो इसके लिए भी फ़िक्र हो रही है, जिन्हें कई किस्म का डर इस वक्त सता रहा और वो चाहते हैं कि मामला जल्द अज जल्द यूनियन टेरिटरी की सरकार मरकज़ी वज़ारत ख़ारजा के साथ उठाए। ऐसा वो तमें सोजन सऊदी मगर तमें वो तमें क्या हो ये जॉब कुछ जाए कर्म तो अमस ना तमें वोनस पे क्या ये सोचो योर अकिस कंट्री मज तक असल जॉब सैलरी तो असल तो रोज तक सेफ ऐसे तक कह प्रॉब्लम चोन जिम्मेवारी ऐसे वरिस पे दिमो वीजा तौर वापस तमिस मोहम्मद लतीफ मीर सह नेबरन रोजान तमें वो तमिस असल पे थाईलैंड बैंकॉक तत पे कर तमिस शायद ब्या टिकट कड़म तमें सह लावस सोजमुत लावस वोत तमो तौर सा काम करने खतर तमिस लोग तक पाई यह स्कैम यह फ्रॉड सह पन की कोशिश करान तक नेरन मगर तमिस कंपनी वाल त्रावान कहें तक तमो एजेंटस पोस दितमत तमो 4 लाख रपन लड़कन कनान ये तक तमिस त्रावान यूता टार्चर गो तमिस तमिस तुम तक मतलब 2 लाख रपये मगर मेस बस पोस अवेलेबल कहें तमो लोग तमिस टार्चर कर यूता तमिस तुम प्लास चुमटस माज तुम सरसी तमिस रोद न पानस तान कह चोल तम पुलिस स्टेशन मंगन पे तम पे वो सह चाइना पुलिस निश तमो कोर तमिस टार्चर तमो कोर सह लावस पुलिस हवाल तम पे गई बॉय कत बात कहें रात कर तमिस कत तम। डिप्टी कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल ने डाक बंगलो पुंछ में 2 रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप का इफ्ताह किया। यह कैंप जो इतलात के मुताबिक अंकुर मैत्रिका मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू के इश्तराक से यहाँ मुनक़िद किया गया है, जिसमें माहिर डॉक्टरों की टीम ने मकामी अफराद को मुफ्त इलाज, चेकअप और अद्वियात फराहम करने का सिलसिला दिन भर जारी रखा।
डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि इंतजामिया का मकसद दूर दराज इलाकों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाना है, जिसके लिए चंद बड़े इदारों के साथ मुश्तरका कोशिश की गई है, जिसके तहत आज कैंप मुनक्किद हुआ। इस खास मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर व महकमा सेहत के दीगर हुकाम भी मौजूद रहे, जहां पहले रोज़ दर्जनों अफराद ने मुफ्त तिब्बी मुआयना करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर अद्वियात हासिल की। मैत्रिका हॉस्पिटल की जो CSR इनिशिएटिव में आज हमारे जो राजदान साहब हैं, इन्होंने एक बहुत ही जो इंटेलिजेंट कहूँगा, बहुत ही काबिल डॉक्टर्स की एक टीम जो हमारे बॉर्डर के एक दूर दराज इलाके में लाई है। इसमें इनका यही मकसद है कि जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट जो जम्मू में मिलती है वही यहाँ पे पेशेंट्स को मिले। ये एक दिन का एक कैंप इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और इसका प्रचार पिछले 3-4 दिन से चल रहा था और काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हैं डॉक्टर्स से अपनी सेवाएं लेने के लिए। मैं इनको बहुत ही पास्ट में भी ऐसे इनिशिएटिव्स करते रहे हैं और मैं होपफुल हूँ कि फ्यूचर ये कैंप भी जो आज वो बहुत सक्सेसफुल होगा और आगे भी ऐसे कैंप्स जो है हमारे दूर दराज इलाके पूंछ डिस्ट्रिक्ट में लगाते रहेंगे और लोग ऐसे कैंप्स का फ़ायदा लेंगे। हम लोग ये 16वां मेडिकल कैंप कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्री हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने बिलावर में किया है, रजौरी में किया है, पोथा में किया है, इलकाका पे किया है, रामबन में किया है, किश्तवाड़, और आज हम पुंछ के लोगों के लिए उनकी सेवा के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और मेरे साथ 8 डॉक्टर हैं जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, जिनमें डॉक्टर अजय वकलू हैं जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उसके बाद डॉक्टर दीपक पठानिया हैं जो हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उसके बाद डॉक्टर सतवीर सिंह हैं जो हमारे ऑर्थोपेडिशियन हैं, उसके बाद हमारे पास डॉक्टर आंचल कोतवाल हैं जो यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर महरोज़ मिर्ज़ा कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो एंजियोग्राफी वगैरह एंजियोप्लास्टी करते हैं, और उसके बाद मेरे पास डॉक्टर शौर्य प्रताप सिंह है, पीडियाट्रिशियन हैं, डॉक्टर विकास हीर हैं जो ऑन्को सर्जन हैं, और डॉक्टर वीरेंद्र पाल सिंह जो हमारे इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर हैं। ये सब डॉक्टर्स आए हुए हैं यहाँ पे लोगों की सेवा के लिए, और हम चाहते हैं कि हम हर कोई टाइप का पेशेंट यहाँ पे देखें और हम फ्री मेडिसिन्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो हमारे पास है। चलिए, प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार एक और ख़ास प्रोग्राम। मज़ीद खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।